नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत हम लोगों ने मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ना प्रारंभ किया है। इसका पार्ट 1 पहले अपलोड किया जा चुका है दोस्तों, जिसमें हमने यह देखा था कि जो नदी घाटी परियोजनाएँ होती है वह बनाई क्यों जाती है, इनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि जो नदी घाटी परियोजनाएँ होती है इनसे पेयजल की उपलब्धता होती है, उसके साथ ही सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध होता है दोस्तों। उसके अतिरिक्त जो जल विद्युत उत्पादन होता है वह भी नदी घाटी परियोजनाओं से होता है। उसके बाद मछली उत्पादन होता है, पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त नदियों में जो अचानक से बाढ़ आती है उस जल को नियंत्रित करने में भी नदी घाटी परियोजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं का पार्ट 2 अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं पार्ट 2। दोस्तों, जो पार्ट 1 हमारा था उसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं को कवर किया था, जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी परियोजनाओं को देखा था। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं केन बहुउद्देशीय परियोजना से। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं केन बहुउद्देशीय परियोजना। यह जो परियोजना है दोस्तों, यह केन नदी पर निर्मित है और यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले लाभान्वित होंगे और 50 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन इस परियोजना से होगा दोस्तों। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण परियोजना है मान परियोजना। यह नर्मदा की सहायक मान नदी पर निर्मित है। इससे मनावर लाभान्वित होगा दोस्तों। मुख्यतः मनावर कौन से ज़िले में आता है? धार जिले में मनावर आता है दोस्तों। तो धार जिला, इसके साथ में झाबुआ जिले का भी कुछ क्षेत्र इस परियोजना से लाभान्वित होगा। उसके बाद आगे चलें तो 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर इस परियोजना से सिंचाई की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगली महत्वपूर्ण परियोजना बारना परियोजना। यह बारना नदी पर निर्मित है और रायसेन जिला इससे लाभान्वित होगा दोस्तों। इससे 60,290 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होगी। उसके बाद अपर वेनगंगा, जिसे संजय सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, यह वेनगंगा नदी पर निर्मित है। इससे बालाघाट एवं सिवनी जिले लाभान्वित होंगे। इससे 1,03,722 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, यह फैक्ट आप याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो अपर वेनगंगा बांध। ठीक है, अब चलिए आगे। अगली परियोजना है भांडेर नहर परियोजना। यह बेतवा नदी पर निर्मित है दोस्तों। इससे दतिया, ग्वालियर, भिंड जैसे जिले लाभान्वित होंगे। 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इससे सिंचाई होगी दोस्तों। हमारी अगली परियोजना है थावर परियोजना। यह थावर नदी पर निर्मित है, जिससे मंडला जिला लाभान्वित होगा और 18,212 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे। अगली परियोजना है कोलार परियोजना। यह नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर निर्मित है। इससे सीहोर जिला लाभान्वित होगा और भोपाल को पेयजल की उपलब्धता भी इस परियोजना से होगी। इससे 60,887 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ठीक है, अगली परियोजना है माही परियोजना। यह माही नदी पर निर्मित है। यह नदियाँ कहाँ से निकल रही है दोस्तों, इनका उद्गम कहाँ से है वह भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो आगे अगला फैक्ट है धार एवं झाबुआ जिले इससे लाभान्वित होंगे। इससे 18,517 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 2017-18 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है दोस्तों। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आप याद रखिए कि माही नर्मदा लिंक परियोजना को कब मंजूरी दी गई है? 2017-18 में। फिर चलते हैं आगे। अगली है चोरल परियोजना। यह चोरल नदी पर निर्मित है। इंदौर की मऊ तहसील इससे लाभान्वित होगी। चोरल डैम भी इंदौर के पास बना हुआ है दोस्तों। 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी। अगली परियोजना है सुक्ता परियोजना। यह नर्मदा की सहायक सुक्ता नदी पर निर्मित है। इससे खंडवा जिला लाभान्वित होगा और 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली है नरगवा परियोजना। यह केन की सहायक नरगवा नदी पर निर्मित है। इससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। छतरपुर जिला इससे लाभान्वित होगा दोस्तों और 16,190 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी।
अगली परियोजना है सिंध परियोजना। यह सिंध नदी पर निर्मित है। शिवपुरी, ग्वालियर जैसे जिले इससे लाभान्वित होंगे और 35,200 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगली महत्वपूर्ण परियोजना है बीला बांध परियोजना। यह बीला नदी पर निर्मित है। इससे सागर एवं छतरपुर में सिंचाई होगी और पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं नदी जोड़ो परियोजना। तो दोस्तों ये नदी जोड़ो परियोजनाएं होती क्या है? इनमें क्या किया जाता है कि दो नदियों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे अगर किसी एक नदी में जल ज़्यादा है और दूसरी नदी में जल कम है तो उन दोनों में जो वाटर का जो बैलेंस होता है वह बराबर किया जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जिस नदी में सूखा पड़ता है वहाँ पर पानी आ जाता है और जिस नदी में जल ज़्यादा है, जो जल वेस्ट हो जाता है, उसका भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। इसे 25 अगस्त 2005 को मंजूरी दी गई। यह सन आप याद रखिए और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों। यह आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछी जाएगी। आईएमपी में इसे डाल लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा। 25 अगस्त 2005 को मंजूरी दी गई। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों। यह अमृत क्रांति के नाम से शुरू हुई। दोस्तों हाल ही में मार्च 2021 में एक यह फैसला लिया गया है कि यह जो परियोजना है इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि इसका जो जल है वह पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाने वाला था, जिससे यह परियोजना अटकी हुई थी, लेकिन अब इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ और फैक्ट्स है केन बेतवा लिंक परियोजना के। इससे 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा 72 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा दोधन बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। यह पूछा जाएगा आपसे कि दोधन बांध कहाँ बनाया गया है, कौन सी परियोजना पर है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दोधन बांध बनाया गया है। यह परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, जैसा अभी हमने बात की दोस्तों। अब अगली महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 को शुरुआत इसकी की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो कुंभ मेला लगने वाला था 2016 में, उसके लिए भी शिप्रा नदी में जल की उपलब्धता करवानी थी दोस्तों। तो 29 नवंबर 2012 को शुरुआत की गई। ओंकारेश्वर बांध का पानी शिप्रा नदी में छोड़ा जा रहा है दोस्तों। इससे देवास, उज्जैन, इंदौर जैसे जिले लाभान्वित होंगे और इसे 2014 में पूर्ण कर लिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई। दोस्तों सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जहाँ पर वर्षा का जल कम होता है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता हमें पड़ती है। जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा सूखी या सूखा क्षेत्र होगा वहाँ पर हमें सिंचाई के द्वारा फसलों के लिए जल पहुँचाना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु तालाबों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? चंदेल वंश के शासकों ने किया था दोस्तों। ठीक है, जब चंदेल वंश का शासन मध्य प्रदेश में हुआ करता था तब उन्होंने सर्वप्रथम तालाबों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में वेनगंगा नहर बनाई गई थी। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि पहली नहर कब बनी थी? सन 1923 में। कौन सी बनी थी? तो वेनगंगा नहर बनी थी। वर्तमान सिंचाई क्षमता अगर मध्य प्रदेश की देखें तो 106.80 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता है। सिंचाई के साधनों की बात करें दोस्तों तो कुएँ एवं नलकूप हैं, नहर एवं तालाब हैं और अन्य साधन हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कुएँ एवं नलकूप। इससे सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों। कितनी? 67% सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएँ एवं नलकूप से। आगे मुख्यतः मालवा का पठार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, इंदौर, जबलपुर आदि क्षेत्र में कुएँ एवं नलकूप से सिंचाई हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण साधन है सिंचाई का वह है नहर एवं तालाब। तो 21% क्षेत्रफल पर सिंचाई नहरों एवं तालाबों से की जाती है, जिसमें से 18% नहरों द्वारा और 3% तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा चंबल क्षेत्र, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद आदि क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और तालाब द्वारा बालाघाट एवं सिवनी यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों, क्योंकि बालाघाट सिवनी वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तालाबों का निर्माण वहाँ पर होता है दोस्तों। और जो अन्य साधन है उसके द्वारा 2% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स बचे हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, मुरैना ये जिले सर्वाधिक सिंचित जिले हैं।
जो उत्तरी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं दोस्तों, वह सर्वाधिक सिंचित ज़िले हैं। न्यूनतम सिंचित जिलों की बात करें तो डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, शहडोल आदि। काले ज़िले की अगर बात करें दोस्तों तो 5 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें काले ज़िले कहा जाता है। कौन कौन से? मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम और इंदौर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हुआ है दोस्तों, जिससे क्या हुआ है कि भूमिगत जल का जो स्तर है बहुत ही नीचे चला गया है, इसलिए इन जिलों को काले जिलों की संज्ञा दी गई है। सबसे अधिक सिंचित फसल की बात करें तो वह है गेहूँ। और सर्वाधिक अर्जित सिंचाई क्षमता की अगर बात करें तो होशंगाबाद जिला ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। और न्यूनतम अर्जित सिंचाई क्षमता बुरहानपुर ज़िले में है। ठीक है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो इंदौर ज़िले में होती है, और इंदौर ज़िले में ही सर्वाधिक पवन चक्कियाँ भी पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर ज़िले में होती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं को देखा है, और मुझे आशा है कि यह लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इन नदी घाटी परियोजनाओं को याद करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। और आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।